हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत अवतल दर्पणों के उपयोग, किरण आरेख के माध्यम से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पणों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइट्स में होता है। इन तीनों ही में अवतल दर्पण के फोकस पर इनके बल्ब स्थित होते हैं। इस प्रकार बल्ब से या अर्थात फोकस से होकर आपतित होने वाला जो प्रकाश होगा अवतल दर्पण पर, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा परावर्तित होकर के। इस प्रकार लगभग सारा प्रकाश अवतल दर्पण के ठीक सामने होगा, जिसके कारण सामने टॉर्च के सामने या सर्चलाइट के सामने या वाहनों के हेडलाइट्स के सामने सारा प्रकाश होने से सामने की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके अलावा मुख्य उपयोग अवतल दर्पण का है, जब हम दाढ़ी बनाते हैं या शेविंग करते हैं उस समय जिस दर्पण का हम उपयोग करते हैं वह अपने चेहरे को बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं, जिससे शेविंग आसानी से हो सके। तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण के सामने छठी स्थिति में रखते हैं, अर्थात फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस है और दर्पण के बीच में अपने चेहरे को जब रखते हैं तो हमें आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी का उपयोग दंत विशेषज्ञ, डेंटल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी हमारे दांतों को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद अब हम किरण आरेख के माध्यम से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। तो इसमें हम केवल 2 स्थितियां लेते हैं, क्योंकि शेष स्थितियों में भी इसी प्रकार का ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण लिया गया है। उत्तल दर्पण के पीछे फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं, इसमें दिखाया गया है। अनंत पर स्थित पहली वस्तु ली गई है। ये चित्र 10.8 है आपकी किताब में, उसका ए चित्र है। उसमें वस्तु अनंत पर दिखाई गई है। अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें ली गई हैं और जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो दर्पण के सामने दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर होते हुए निकलती हैं और दर्पण के सामने कहीं पर भी आगे बढ़ाने पर ये नहीं मिलेंगी। इसलिए हम इन्हें दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि ये फोकस से आती हुई या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए यहाँ पर फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है और अत्यंत छोटा होता है, बिंदु के आकार का लगभग होता है। इसी प्रकार जो दूसरी स्थिति इसमें बी चित्र में दिखाई गई है, आप देख रहे हैं, वह अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी अगर आप वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनना किरण आरेख के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें पहली किरण जो ली गई है वो मुख्य अक्ष के समांतर ली गई है
जो कि परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से निकलती है कि लगता है हमें कि वो फोकस से आ रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण हम ऐसी लेते हैं जो हमें लगता है कि जैसे उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जा रही है और वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। और इस प्रकार ये दोनों परावर्तित किरणें भी दर्पण के सामने एक दूसरे से दूर होते हुए निकलती हैं, इसलिए दर्पण के सामने कहीं पर भी आगे नहीं मिलेंगी, इसलिए इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम ये पाते हैं कि ये दोनों किरणें, परावर्तित होने वाली दोनों किरणें दर्पण के पीछे बिंदु ए पर मिलती हुई या ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस कारण यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इसी प्रकार की प्रतिबिंब अन्य स्थितियों में भी मिलते हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पर दो ही स्थितियों में उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनना सीखते हैं या उसी की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। आप यहाँ पर टेबल में भी देख रहे होंगे, अनंत पर स्थित है वस्तु तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनती हुई स्थिति दिखाई गई, अत्यंत छोटा और बिंदु के साइज़ का, आभासी, सीधा। और इसी प्रकार दूसरी स्थिति में अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में अगर वस्तु स्थित होती है तो उस स्थिति में फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है दूसरी स्थिति का, और वो छोटा होता है आकार में और आभासी और सीधा होता है। तो इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीखा किरण आरेख के माध्यम से। अब इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक शीशे का प्रयोग होता है, मिरर का प्रयोग होता है, जो हमें ड्राइवर को पीछे के दृश्य को देखने में मदद करता है, सहायता करता है। वो वहाँ पर जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमें प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है, इसलिए बहुत बड़े क्षेत्र का छोटे रूप में प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है हमको। एक तो ये इसका दृश्य क्षेत्र अधिक हो जाता है इस प्रकार, दूसरा हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवर की सीट के साइड में रियर व्यू मिरर जिसे कहते हैं उसमें होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।